प्यारे मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, 29 दिसंबर 2021 एनवायरमेंटल स्टडीज 1 to 5 के बहुमूल्य प्रश्नों को देखते हैं। ऑनलाइन हुआ था ना। एक नंबर प्रश्न है, देखियो कि 61 नंबर, मैंने 61 से पूछता है ना प्रश्न ईवीएस वाला। अब देखिए, कहता है कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल, किसके जंगल। आप देखिएगा कक्षा पाठ की एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसमें यह चर्चा किया गया है। पाठ है किसके जंगल, ये लेसन दिया गया है। और इसमें आप देखिएगा सूर्यमणि जो गर्ल स्टार जिसको कहा जाता है, झारखंड की कुडुक जनजाति, एक तोरांग केंद्र का स्थापना किया था। तोरांग जिसमें संस्कृति को सिखाया जाता था, तरह तरह के बांस से बनने वाले उत्पाद। और सूर्यमणि गर्ल स्टार आप जानते हैं, एकमात्र बीए पास करने वाली झारखंड की प्रथम महिला थी, इसीलिए तो गर्ल स्टार के बारे में इसे गर्ल स्टार की उपमा दी गई है, सूर्यमणि। और तोड़ांग का मतलब न साहब जंगल होता है। तोरांग का मतलब क्या, जंगल। इसका एक तोता भी रहता है, आप पढ़ेंगे अध्याय को तो, मिर्ची जिसका नाम है तोते का। एक दीदी थी बासवा दीदी, बासवा दीदी के साथ मिल करके इन्होंने, तो कहता है किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र, तोड़ांग केंद्र, तोरांग केंद्र वही जंगल, एक संस्था तोरांग स्थापना की थी, जो कि देखता था क्या, जमीन और जीविका की समस्याएं, जमीन के जो भी विवाद हैं उसका भी फैसला निपटाया जाता था। जीविका की समस्याएं, लाइवलीहुड, आजीविका, बांस से बने हुए उत्पाद, बिल्कुल, तो यह भी बनाना सिखाता थे। एक नंबर। भूख की समस्याएं, नहीं ये क्या है, ये तो नहीं होगा, तो बेकार में फंसाने वाली बात है। सी नंबर, वनों की समस्याएं। देखिए, वन से जुड़ी हुई समस्या के बारे में नहीं, ये जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं का निपटारा जरूर करती थी। और हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ जो कुडुक भाषा है उसका भी शिक्षण करती थी। ये जो तोड़ांग केंद्र है, तो इसीलिए ए और डी हमारा उत्तर होगा। बोले तो सी नंबर विकल्प। ये आप देख पा रहे हैं, खेती करने के लिए सिखाती हैं, बच्चों को जो है शिक्षण किया जाता था कुडुक भाषा में, संस्कृति वगैरह सिखाते थे। हमारा ए और डी, सी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किसकी सहयोग भावना से, अर्थात टीम वर्क, कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। अच्छा, देखिए, सहयोगात्मक भावना, कोलैबोरेटिव लर्निंग सर्वाधिक रूप से किसके द्वारा जो है ना बेहतरीन रूप में होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, टीम स्पिरिट, टीम की भावना। जैसे 11 क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं, अरे अरे बोल दो बोल दो बोल दो, क्लीन बोल्ड, अरे कैच लो कैच लो कैच लो, एक दूसरे को बॉल पास करते हैं। तो बच्चा पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेशन, साझा करना, शेयर करना, एक दूसरे से अंतःक्रिया करना, अंतःक्रिया। क्लास में भी देखा होगा आपने, बच्चा टिफिन शेयर करता है, रबर का शेयरिंग करता है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, यही तो समाज का निर्माण करता है। और सामाजिक गतिविधि, नैतिक गतिविधि, सहयोगात्मक गतिविधि, और सबसे बेहतरीन उत्तर दोस्त सी नंबर, जिसमें सब कुछ समाहित है, परिवार तो है ही,
और किस में समाज में है? खेल गतिविधि सी विल बी द बेस्ट आंसर। 63 निम्न में कौन सा सामाजिक कीट? देखिए सोशल इंसेक्ट बात इतनी सी है जो समाज में रहता है। अरे हमार तो हर घरों में जो नजर आता है दोस्त, लोगों के साथ रह करके साथ में रह करके जीवन बिताता है। सोशल इंसेक्ट, सामाजिक जीवन, सामाजिक कीट। तो देखें ना आप, चींटियां नहीं, सबसे पहले तो आप देखें एनसीईआरटी ने क्या कहा, ततैया, दीमक, चींटी, मधुमक्खी, ये 4 प्रकार का वर्णन दिया गया है एनसीईआरटी नोट्स में। क्या? ततैया, मधुमक्खी, चींटी एवं दीमक। ये भृंग नहीं होगा साहब। आप चींटी को अपने घरों में देख लीजिए, देख सकते हैं, दीमक को देख सकते हैं, आप मधुमक्खी को देख सकते हैं, आप चींटियों को भी देख सकते हैं अपने घरों में। अच्छा चींटी तो हो गया, ततैया एकदम मधुमक्खी के टाइप का ही आप ततैया होता है साहब। तो ये भृंग, देखिए ना भृंग, ये गोबर में आप पाते होंगे, गोबर के बगल में गोलका गोलका एकदम गेंद जैसा बना देता है, यही भृंग है दोस्त, ये वाला, ये भृंग है ना। मजा आया जी। चलिए मेहनत की है साहब आपके लिए, आप भी दूसरे भाई बहनों के लिए मदद कीजिए और हमारी भी मदद कीजिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृपया जल्द से जल्द अपने अपने ग्रुप में भेजने की कृपा कीजिए तो। हाँ जी, तब बेहतरीन कंटेंट का नज़ारा और देखने को मिलेगा। हाँ जी माय डियर स्वीट रसगुल्लाज, कैरी ऑन। अब बाकी हम बढ़ाता हूँ क्वेश्चन, कैरी ऑन 64 नंबर। वलसाड, देखिए वलसाड आंध्र प्रदेश में, हमने नोट्स में पढ़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश, वही कर्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। अब देखें तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? ये सोमेश्वर, ये रत्नाकर, ये देखियो कि नहीं मैप वाला क्वेश्चन दे करके लाल बुझक्कर बना रहा है। ये सब तो छक्का छोड़वा दिए हैं। अपन विद्यार्थी लोग, मित्र लोग से पूछिएगा, अपन कोचिंग में जीटीए भागलपुर नियर मनाली चौक घोरनसा पीर बाबा के नज़दीक वो जो दरगाह है ना, ओकरे बगल में, वहाँ जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, ये सब उड़ा मारता है फुसको। आप लोग भी तो कुछ नहीं बुझते होंगे इस सब हिसाब को, अध्ययन बूझ रहे हैं, देखिए बुझते हैं। पहले 8 गो डायरेक्शन याद हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जिधर बंगाल की खाड़ी है, जिधर पश्चिम बंगाल है, उधर पूरब होता है। अब बीचे बीच लीजिएगा तो उत्तर पोल और दक्षिण पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो इसे ईशान कोण कहते हैं, उत्तर पूरब ईशान कोण। इधर अग्नि कोण कहते हैं, क्या? अग्नि कोण दक्षिण पूरब। और इधर दक्षिण पश्चिम नेत्र कोण, इधर उत्तर पश्चिम वायवीय कोण, खिड़की दरवाजा वगैरह रखते हैं। खैर उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम, इतनी बातें याद हो गई। और आप जब भारत का मानचित्र बनाइएगा तो नक्शों को याद रखेंगे, स्टेट किधर है। ये भारत का नक्शा, अरे भारत का नक्शा बन गया ये बाबा, ये तो डरावनी फोटो हो गई। ये आपसे क्या पूछ रहा है? वलसाड शहर, देखिए आपको वलसाड याद रखना होगा, ये गुजरात में है वलसाड, तो वलसाड यहाँ पर हो गया, तो वलसाड। अब देखें दोस्त, ये जो वलसाड है, कहता है इसके हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में है? तो हैदराबाद यहाँ पर है, हैदराबाद यहाँ पर है, और ये यहाँ हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, ड्रॉ कर लिए। सपोज दैट यहाँ पर हैदराबाद है, तो ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, तो बीचे बीच ये देखिए उत्तर पश्चिम। ये वलसाड, वलसाड गुजरात राज्य में है साहब, गुजरात में है वलसाड, तो ये क्या कहला जाएगा? उत्तर पश्चिम। 1 नंबर आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है अबू धाबी, तो अबू धाबी दिरहम हो जाएगा, यहाँ तो सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, सी सी।
ठीक है। और आप जानते हैं जैसे कि टका बांग्लादेश में चलता है, रुपया भारत में, पाकिस्तान आदि में चलता है, डॉलर अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि में, दिरहम जो है ना मुद्रा अबू धाबी का है। सी नेक्स्ट कहता है चेराओ नृत्य। देखिए चेराओ जैसे आ गया तो आप मिजोरम चले जाइए। मिजोरम बांस नृत्य, बांसों के सहारे नृत्य करते हैं जो, ये जैसे भारत हो गया, सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आता है ये 7, मैंने एटीएम आना मम्मी, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं सातों कौन कौन से। यहाँ पर सिक्किम है, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह। बांस के सहारे 2 बांस पकड़ते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, स्त्रियां और बांस के बीचों से उछलती हैं। फसल कटाई पर अक्सर यह त्यौहार मनाया जाता है। और आप जानते हैं मिजोरम में ही जो सीढ़ीदार खेती होती है, काट एवं दग्ध खेती, स्लैश एंड बर्न खेती, टिन के माने एक बर्तन में रखा, अब उस बर्तन में जो बीज आएगा उसे जितनी जमीन पे फैला दिया उसे एक टिन जमीन कहते हैं। और वो टिन जो है ना मात्रक है, जमीन पर जितना बीज फैलेगा उसका क्वांटिटी है। मिजोरम में चेराओ नृत्य होता है, ठीक है। बांस की डंडी को युग्म माने जोड़ा वाइज पकड़ लेते हैं, आमने सामने जमीन पर बैठते हैं, ढोल बजाता है बांस की जमीन पर, बांस को फिर पीटते हैं जमीन पर, है ना। और नर्तक वगैरह जो डांस करते हैं बांस की डंडी के अंदर रहते हैं और बाहर की ओर कूदने का प्रयास करते हैं। ये सब प्रचलित नृत्य हैं। अच्छा, और नृत्य जैसे कि रास लीला मणिपुर में होता है, रास लीला, खम्बा थाम्बी होता है, नूपा, असम का नृत्य फेमस वाला बिहू, झूमर, ओजपाली, ओडिशा में घुमड़ा नृत्य चलता है, गोटी पुआ, गोटी पुआ, पाला, डसकथिया, ये सब ओडिशा के मुख्य नृत्य हैं। बढ़ें 67 नंबर प्रश्न की ओर। 67 देखिए भारत का नक्शा कितना बेहतरीन, प्रत्येक राज्यों को भी दिया गया है, कृपया याद करें वक्त निकाल करके। चलिए मित्र, कहता है छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल, जो वाटर ग्राउंड वाटर करते हैं, भूमि तक जल को पहुंचाने के लिए एक पाइप वगैरह दे देते हैं, भंडारित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्न में किस राज्य में किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? हमारी राजस्थान में। आप जानते हैं राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय जो उसका उच्च भूमि है, अरावली पर्वत, एक विभाजक रेखा का विभाजन करने का काम करता है, विभाजक रेखा का काम करता है। और यहाँ के फसल को पैदावार के लिए आप जानते हैं इंदिरा गांधी नहर, ये परियोजना विकसित किया गया है, इंदिरा गांधी नहर को विकसित किया गया है। और राजस्थान में वो जो सांभर झील है, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी ना अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है सांभर। और लूनी इस मैदान की प्रमुख नदी है, लूनी नदी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ राजस्थान हो जाएगा। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः भंडारित किया जाता है, भौम जल को पुनः भंडारित, ठीक। इसको समझा आपने दोस्त? जैसे पृथ्वी के ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, वर्षा वगैरह हुई, ऊपर ही ऊपर पानी रह जाता है, मात्र कुछ अंश ही नीचे जा पाता है। आप चापाकल वगैरह से निकालते हैं 150, 200, 250, 350 फीट गहराई से, तो वर्षा का जो जल है क्या नीचे तक चला गया? नहीं ना,
इसीलिए एक पाइप के जरिए एक तरीका, जैसे आंगन के ही छत से नीचे भौमगत, भूमिगत या पाताल तोड़, शब्दों को सुनिएगा, पाताल तोड़। उसी तरह आपने सुना होगा पाताल तोड़ कुएं का निर्माण करना, यानी कि धरती के नीचे गहराई तक जो जाए। पाताल मीन्स होता ही है धरती, पाताल तोड़। चलिए साहब, यहाँ तो राजस्थान हो जाएगा। वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए भौम जल को पुनः भंडारित किया जाता था, तो राजस्थान हमारा उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर के बहती है? वाह, बेहतरीन प्रश्न। ये देखिए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र वो सब है ना, तो सी नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों से होकर के बहती है। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा आप जानते हैं तिब्बत में सांगपो या सांपू, तिब्बत में सांगपो या सांपू कहलाती है। मानसरोवर झील के निकट जो है चेमा चेमा युगडुंग हिम नदी से निकलती है ये। और फिर यह गंगा नदी में मिलने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी होती है, यह भी फैक्ट याद रखना है। या अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स में, उसमें दिहांग के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और दिबांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। लोहित नदियों के मिलने के बाद, इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश कर जाती है। फैक्ट्स याद हुआ दोस्त? वीडियो को तो रोक कर थोड़ा सा फिर से रिकैप करके सुनेंगे। मैंने गंगा में मिलने वाली नदियों में ये सबसे बड़ी होती है ब्रह्मपुत्रा नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से और दिबांग। चलिए आगे बढ़ा जाए। 69 नंबर प्रश्न, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में, भावी पीढ़ी भविष्य में जो काम देगा साहब, ठीक, परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यस, जिंदगी में सुख दुख शुरुआती दौर परिवार में ही तो बच्चा व्यतीत करता है। प्राइमरी का यार 1 नंबर मारिए ना, प्राथमिक समाजीकरण है प्राथमिक है। बच्चा बड़ा होगा, टुबकी टुबकी बड़ा होगा, फिर उसके बाद जानेगा मीडिया के बारे में, सरकार, नियम, कायदे कानून, विद्यालय जाएगा बाद में बच्चा। क्या 1-2 साल में जाने लग जाता है? 1-2 साल में जाने वाला गॉप मार दीजिए प्राथमिक में। बड़ो हो जाएगा 1 साल बाद, मारिए ऑप्शन के आधार पर, सोशियो, बाद में बोले तो सोशियल अरे यार सेकेंडरी में मारिए ना, जिसे आप द्वितीयक निकाय, द्वितीयक एजेंसी, द्वितीयक घटक, द्वितीयक समाजीकरण का अंग कहते हैं। तो प्रश्न में क्या से भी आए देख लेना है। नेक्स्ट 70 नंबर कहता है प्रश्न हमारा, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कुछ आंदोलनों का समर्थन मिला, निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई? तो सुंदर, लाल बहुगुणा। क्यों साहब? चूंकि उनके दशक में वही हुआ ही था। यहाँ 1970 के दशक में दिया है, हालांकि जब आप फैक्ट की बात करें तो 1973 ईस्वी। कब? 1973 में चिपको आंदोलन, और उसके बाद जानते हैं, उसके बाद 1974 ईस्वी में कब महिलाएं भी चिपको आंदोलन में कूद गई थी। कब? 1974 में। तो आप याद रखें, ईस्वी 1973 चिपको आंदोलन, निर्णायक भूमिका सुंदरलाल बहुगुणा ने निभाई थी। और साथ ही साथ चंडी प्रसाद भट्ट उनके सहयोगी थे। और ये टिहरी बांध के आंदोलन में भी उसके जनक कहे जाते हैं। टिहरी बांध मन चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं। हाँ, अच्छा, इसके बाद आप, इससे पहले भी आप इसके बाद आप देखिएगा वंदना शिव
नवधान्य आंदोलन 1982 ईस्वी में वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया था। ये जो वंदना शिवा दिया गया किसके बारे में, तो 1982 ईस्वी में इन्होंने वंदना शिवा नवधान्य आंदोलन किया था। वंदना शिवा, ये जो आंदोलन था वंदना शिवा का नवधान्य आंदोलन, इस आंदोलन का उद्देश्य जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और उसकी विरासत का प्रिजर्वेशन करना था, रक्षा करना था। उसके बाद आप देख रहे हैं मेधा पाटकर, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में। कब दोस्त, 1985 में। वो जो आप जानते हैं नर्मदा नदी बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर्यावरण, हाँ, इसमें अरुंधति राय, बाबा आमटे, हाँ, और अनिल पटेल, ये सब नेतृत्व करता थे, बाबा आमटे। चलिए साहब, आप समझ चुके हैं अब। तो यहाँ हमारा सुंदरलाल बहुगुणा 1973 ईस्वी उत्तराखंड में, पहले तो यूपी का आप जानते हैं 2000 ईस्वी में उत्तराखंड अलग हुआ है, तो उससे पहले तो आप यूपी मारिएगा उत्तर में, जैसा प्रश्न देखिएगा वैसा काम कीजिएगा। और ये 74 में जो थी, कौन थी, मेधा पाटकर, सुधा मेधा, गौड़ा देवी, कौन, गौड़ा देवी महिला की नेतृत्व करता थी 1974 में। चलिए साहब, आप जानते हैं पैर नहीं काट देंगे, हमरा मुंडी काट दो हम चिपक जाएंगी, हाँ, वह सब वक्त था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? अब लीजिए, इस प्रकार की गतिविधि को आप विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मार दीजिए साहब। 4 नंबर, विस्थापन, विस्थापित हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक जगह से दूसरे जगह चला गया। स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना। प्रश्न ना एकदम ये वाला एकदम बकवासी वाला कभी कभी दे दिया है। अब बताइए, स्थानांतरण द्वारा बाहर चले जाना, तो बाहर क्या बोलूँ मैं। चलिए, फैक्ट रूप में मुझे डी नंबर समझ में आ रहा है। हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखी लंबी अवधि से नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने क्या हो जाता है यार, कौन खराब कर देता है आखिर, ये फ्रिज वाला प्रश्न। आप पहले इसके कुछ फैक्ट सुन लें। जैसे भोजन का संरक्षण कैसे किया जाता है, यहाँ पर तो यदि हम बात करें तो डी नंबर हो जाएगा हमारा। ये जीवाणु जो है ना, बैक्टीरिया, उसे खराब कर देते हैं। बेकार करने के लिए जिम्मेदार कौन है, जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात को समझते हैं। खुले में जैसे कि चावल को कटोरी में डालकर तैरा देते हैं पानी पर। अचार बना लेते हैं आम को परिरक्षण करने के लिए। जो फल हैं सेब वगैरह, तो उसका क्या जेली बना लेते हैं, जैम बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्या धनिया वगैरह को ऊपर सूप में दे करके खुले ओस में डाल देते हैं, धनिया वगैरह खुले में छोड़ दिया जाता है। फ्रीज में डालने से कैसे बच जाता है कोई भी पदार्थ, तो कम ताप पर, जैसे टेम्परेचर कम होगा तो रोगाणु, रोग के अणु, जो जीवाणु हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव, यानी कि प्रजनन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, अरे यार नहीं बुझे, प्रजनन करने के लिए गर्मी चाहिए, गर्माहट। अब जैसे ठंडा वाले फ्रिज में आप डाल दीजिएगा तो टेम्परेचर कम हुआ, अपन प्योरे भाषा में समझ में आए था। हाँ, रवा लगन कीजिए ना कि यहाँ ना बुझाता रहो, बुझ गए नीनू। एकदम में प्योर रसगुल्ला है हमार, स्वीट स्वीट, रिजल्ट चीर फाड़ दे वाला, शेरे शेरनी है इंडिया के। चलिए बढ़े आगे। कहते हैं प्रश्न हमारा क्या, द डेट ऑफ पैकेजिंग मेंशन्ड अवर, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसके पैक बंद होने की तिथि दी जाती है, क्योंकि अच्छा, उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मैन्युफैक्चर डेट होता है, फिर एक्सपायरी डेट होता है,
ये सारी चीज़ें तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है साहब। 1 नंबर विकल्प, प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित आयु होती है। सही बात है, 1 नंबर आयु होती है, 1 नंबर सही, 3 विकल्प में है। बी नंबर, भोज्य पदार्थों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। हाँ, प्रिजर्वेशन करने के लिए, पैकेजिंग करने फूड आइटम्स, तो कई सारे प्रिजर्वेटिव्स का, कई कीटनाशक, वो कच्ची कहते हैं, केमिकल क्या बोला जाए यार, तो उसका प्रयोग करते हैं। बी नंबर, कुछ निश्चित समय के लिए रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं, इनको खराब कर देंगे। हाँ, सी नंबर भी सही है। ये बी तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि ए लेना चाहिए। कुछ निश्चित समय हो गया, इन हम भोज्य पदार्थ लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, ए बी सी डी, अर्थात 73 का ए नंबर ऑप्शन। ऑल ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की गई। निम्नलिखित वह विधि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है, नहीं रोकती है। आप जानते हैं एनसीईआरटी में दिया गया है, जो पानी जमा है जहाँ पर, उसमें किरासन तेल यानी घासलेट, मिट्टी का तेल डाल दीजिए, छिड़काव कीजिए। साथ ही साथ आप जानते हैं मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मलेरिया वगैरह, क्या रोनाल्ड रॉस, मलेरिया परजीवी का टीका, मच्छरों के पेट में ताक झांक। कुछ याद आया दोस्त एनसीईआरटी के चैप्टर का? तो कहता है कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। जी हाँ, कूलर के गंदे पानी में जो है, पानी में पानी बस जाता है, जम जाता है, तो अंडे दे देते हैं, लार्वा दे देते हैं, है ना साहब। तो कहता है कौन सा नहीं है, ये तो सही है। बी नंबर, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लें। बहुत बढ़िया बात है। मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, अच्छी बात है। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें। क्या गंदी बात? तो बी नंबर गंदी बात। यही तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, यही बकवास वाली बातें हैं। अरे नहीं बाबा, ये आपका सी नंबर में क्या, ये देखिए क्वेश्चन में, अरे बाबा बाड़ी के मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम। अरे हमको ना बचाता है मच्छरदानी, मच्छरदानी तो हमें बचाता है, रोकथाम थोड़े कर लेगा प्रजनन से। सी नंबर उत्तर होगा दोस्त। क्या फसाया है, ओ माय गॉड। ये देखिए, ये लार्वा को खा लेगा मछली वगैरह। ये बी नंबर तो सही है, सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। जबरदस्त, बिंदास। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। दस्त के रोगियों, दस्त दस्त समझ रहे हैं ना, डायरिया साहब, वो जो लूज मोशन होने लग जाता है, हाँ, बात बुझे तुड़तुड़िया वाला गौर। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी चीनी। अब देखिए, ये तो सलाइन का काम कर देगा, एकदम ऊर्जा एनर्जी दे देगा शरीर में, ग्लूकोज की मात्रा पर्याप्त रूप से बनी रहेगी। तब ना कहता है एकदम नमक चीनी मिला करके पीने के लिए, चुटकी भर नमक और चीनी मिली हो, पिए। क्योंकि तो कहता है केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है, केवल चीनी वाला। बिल्कुल सही बात, नमक मिला हुआ रहता है इसीलिए। बी नंबर, चीनी और नमक वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। जी हाँ, इसलिए तो मिक्सअप करके देते हैं। उबालने पर पानी जीवाणु रहित तो हो जाता है, मैंने जीवाणु नहीं बचता है। ये भी सही है साहब। तो हमारा उत्तर 1 नंबर विकल्प ए बी सी, ऑल। हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहता है। देख रहे हैं, समूह कोलैबोरेटिव लर्निंग करने को कहता है। क्या कहता है साहब? आपस में चर्चा, पार्टिसिपेट करना, साझा करना। उन्होंने कल क्या खाया, इस पर चर्चा। मास्टर जी को लगता है चाहिए कल क्या खाया था। हाँ, चलिए देखिएगा, अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया। भोजन की विविधता के पहलुओं को देखिए, भोजन अलग अलग प्रकार का, सभी बच्चे अपनी अपनी अनुभवों को शेयर करेंगे। तो विविधता, डाइवर्सिटी, अलग अलग भोजन का रूप, सभी बच्चे एक दूसरे से साझा करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्या खाया, इसमें क्या ज्ञान दिख रहा है बताइए, कुछ नॉलेज भी तो दिखना चाहिए।
संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, टॉपिक ये थोड़े है जो इस पे चर्चा किया जा रहा है। साझा करना कि क्या खाना सामान्य है, ऐसी सामान्य बातों को भी चर्चा नहीं है। क्या खाया, भोजन की विविधता के बारे में पता चलेगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन 77, मधुमक्खियों की में अनीता कुशवाहा। ठीक, नामक एक लड़की की सच्ची कहानी। कक्षा 4 5वां अध्याय, अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता की मधुमक्खियाँ में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? देखिए, बात को समझें। अनीता जो थी वो मुजफ्फरपुर जिले की ये अनीता बेचहा गांव की रहने वाली। पढ़ने जाना निषेध था उसके लिए, लेकिन चोरी छिपके छिपते छिपाते वो किसी तरह पढ़ते पढ़ते इंटर की, ग्रेजुएशन किया उसने। धीरे धीरे फिर सपोर्ट मिलता रहा था परिवार का, और उसने एक डब्बे से मधुमक्खी पालन करना शुरू किया। फिर मधुमक्खी की पेटियों की संख्या को बढ़ा दी। पूरा गांव फिर ट्रेनिंग दे दिया गाँव को। तो इससे गांव में भी खुशहाली आ गई, आमदनी होने लगी। तो क्यों नहीं भला इसे हम बालिका सितारा के रूप में कहेंगे। और मधुमक्खियों के बारे में कुछ फैक्ट्स जाने। हाँ, कानों को दुरुस्त रखिएगा। एक रानी मक्खी, पूरे छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी का काम अंडे देने का होता है। बाकी जो लेडीज मादा मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ, वो शहद चुनने का काम यानी कि पराग ढूंढने का काम करते हैं। जो सिपाही मधुमक्खियाँ होती हैं, यानी मेल वाला जोगबाड़ी करने वाला, उसका बहुत ही कम इम्पोर्टेंस होता है। क्यों साहब? मात्र 8-10 हज़ार रहती हैं छत्ते में। छत्ते में कितना? 8-10 हज़ार मधुमक्खियाँ। उसमें से 150-200 ही मेल रहते हैं, मेल। वैसे भी देखिए ना, इनका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। मात्र 150-200 के करीब नर मधुमक्खियाँ। चलिए, लीची के फूल आप जानते हैं फरवरी महीने में, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का काल होता है। चलिए ठीक, आगे बढ़ें क्या दोस्त? जी बिल्कुल, आगे। अरे आगे बाबा, इसका उत्तर बताइए पहले। क्या कहता है? दर्शाना की लड़कियां कैसे खुश होती हैं? एकदम लड़के को खुश रखने के लिए एकदम जॉन दे दीजिए, ऐसे फालतू वाला धंधा। यह दर्शाना की नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील तथा समानता और शक्तिकरण प्रदर्शित करती है। कितना बेहतरीन विकल्प है बी नंबर। बे विल बी द राइट आंसर। मैंने इसके आगे तो देखिए, दरअसल लड़कियां परिवार पर बोझ होती हैं। क्या ऐसे निगेटिव विकल्प को चुनना चाहेंगे आप? दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं। लड़कियां मैंने जागरूक नहीं होती हैं, हाँ, अवेयरनेस नहीं होती हैं। लड़कियों को बोझ बताया जा रहा है, बोझ। क्या ऐसा मानेंगे आप? नई सदी आ गई साहब। माताएं, बहनें, देश की सशक्तिकरण का सबसे बड़ा रास्ता, सबसे बड़ा औजार। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने से लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कहानी की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है साहब? महत्वपूर्ण शिक्षा। समाज में समानता। समानता कहाँ हो रहा है? ये तो भेदभाव हो रहा है, जाति भेदभाव। ये एक नंबर तो नहीं होगा। जब दूसरे के यहाँ खाने नहीं दे रहा है, छोटी जाति है, निम्न जाति है, उसके यहाँ खाने। आप पढ़ेंगे इस अध्याय को कक्षा 4 में, दुनिया मेरे घर में, आपको समझ में आएगा। और वैसे भी इन फैक्ट से आप देखें ना, तो जाति भेदभाव कर रहा है कि नहीं? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, धर्म के बारे में सांप्रदायिक धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व, क्या? जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। टचेबिलिटी क्या होता है? स्पर्श करना। और
माने किसी के साथ सट सकते हैं, मिल बैठ के खा सकते हैं। अनटचेबिलिटी और स्पर्शता, नहीं सटना है, हम भी अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी घटिया नीची सोच। 2 विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में कक्षा ईवीएस सहपाठी आकलन यानी कि दोस्त मुहिम के द्वारा जो आकलन होगा, पीयर असेसमेंट, सहपाठी आकलन परिभाषित करता है। यह शिक्षा का ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थियों के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। बहुत बढ़िया विकल्प है। यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में, सी से बढ़िया तो कोई उत्तर ही नहीं होगा। जोड़ों में, समूह में, पीयर में, कोलैबोरेटिव लर्निंग। कहता विद्यार्थी में समूह में शिक्षा प्रगति पर केंद्रित होता है, जोड़ों में, समूह में कर रहे हों विद्यार्थी का आकलन। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़े क्या? इसी से तो साहब निष्पक्ष अभिवृत्ति, श्रवण कौशल, वाचन कौशल आदि में सुधार होगा, समूह भावना बढ़ेगी, कोलैबोरेटिव, पार्टिसिपेटिंग करना, साझा करने वाला, अंतःक्रिया, सहयोगात्मक गुण, गुणवत्तापूर्ण से आत्मसात कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते में दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है? चीज़ें हम, आप जानते हैं ना, 6 मुख्य थीम हैं, 6 मुख्य थीम हैं। ठीक, अब उसके अंतर्गत ये छठा जो ये अब लीजिए, क्या मजाक चलता है यार। 6 मुख्य थीम में अंतिम वाला, हम क्या चीज़ें कैसे बनाते, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं। और यहाँ कक्षा 3 का अध्याय के बारे में है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपाली, कहाँ इधर उधर। और इसमें ना लिंग भेदभाव, घरेलू काम में लिंग संबंधी भेदभाव, कि भाई बाहर का काम करता है, पापा जी ऑफिस जाते हैं, मम्मी घर का काम करती है, खाना पकाती है। इसमें लिंग भेदभाव दर्शाया गया है साहब। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस इन हाउस होल्ड वर्क। बस इतनी बातें। सी नेक्स्ट प्रश्न, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ठीक, मौखिक इतिहास, ओरल हिस्ट्री, ओरली, तो बेहतरीन ढंग से दर्शाएगा। शिक्षक छात्र भारत स्वतंत्रता संबंधी ऐतिहासिक मौखिक रूप से याद करें। याद कर रहा है, गलत है। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहता है। शिक्षक अपने छात्र से दादा दादी, नाना नानी, स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करता है, अनुभवों को एकत्र करता है, एकदम कहानी मेथड के जरिए, जैसे कि प्रसिद्ध सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत, सूची, लिस्ट बिना याद किए होगा भला? सी नंबर हमारा बेस्ट उत्तर हो जाएगा। आप पढ़ें क्वेश्चन को। 82 नंबर कहता है स्थान विशेष को समझाने के लिए मैपिंग स्किल, आप जानते हैं, मानचित्रण कौशल, दिशा, दूरी, स्थानों के सापेक्ष स्थिति को जानते हैं हम इसके माध्यम से। तो प्रस्तुत का कौन सा मानचित्र सही है? कहता है मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है, कदापि नहीं। दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल। तात्विक दूरियां नापकर उन्हीं को we measure actual distances and depict the sank। अच्छा जी, मतलब मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव, ये नहीं, ये तो डी, हम वास्तविक दूरियां नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं, वास्तविक दूरी नापकर उन्हीं को दर्शाते हैं, जो वास्तविक पॉजिटिव दूरी होता है। यह बातें भी न करें, वास्तविक दूरी को माप करके दर्शाते हैं। आप देखें मानचित्र है, इसमें वास्तविक दूरी को एकदम माप करके कब हमेशा दर्शाते हैं क्या? इसीलिए ना गलत हो गया। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर, एकदम सही, बी और डी। बी विल बी द राइट आंसर।
निम्नलिखित में कौन सा साधन जल के अभाव और इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम। अरे यार ये भी कोई प्रश्न है, मजाक कैले है, सीधे मारिए ना यारा। समाचार पत्र की रिपोर्ट क्यों? ये जो पाठ्य पुस्तक है सीमित चर्चा इस पे करेगा। क्या सीमित, लिमिट। श्रव्य संसाधन जो भी ऑडियो प्लेयर सीडी वगैरह है सीमित करेगा। विश्वकोश, डिक्शनरी, अच्छा एनसाइक्लोपीडिया सीमित रूप में। अब वो भी करेंट नहीं होगा, करेंट शायद ताज़ा तरीन, लेकिन समाचार पत्र की जो रिपोर्ट होगी एकदम ताज़ा तरीन होगी और विस्तृत रूप में चर्चा किया जाता है। कहीं कहीं सीमित रूप में, लेकिन रिपोर्ट जब दे दिया गया रिपोर्ट तो फिर एकदम जो है ना विस्तृत रूप में होना है। सर्वोत्तम माध्यम कहा जा रहा है, इसीलिए हमारा डी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अच्छा जी, कौन सा कथन सही है? चलिए बहुत बेहतरीन बात है। सबसे पहले आप एक नंबर क्या, विद्यार्थी रिक्ति पात्र अथवा कोड़े कागज की भांति होते हैं। कभी नहीं, व्यवहारवादियों ने माना कि बच्चे ना रीते बर्तन होते हैं, खाली बर्तन, रीते बर्तन। बिहेवियरिस्ट जैसे जेबी वॉटसन, जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक, साथ ही साथ आपके कुर्ट लेविन, अन्य, ये बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी खाली बर्तन मानते हैं। जबकि बच्चे पूर्व अनुभव से जुड़ करके आते हैं, पूर्व ज्ञान संप्रत्यय स्कीमा से लैस होकर के विद्यालय आते हैं, ऐसा कहते हैं। कौन? कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी, जीन पियाजे, कोहलर, ये कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की महोदय इत्यादि। चलिए बढ़े। एक नंबर गलत हो गया ना, रीता बर्तन कोड़ा कागज। बी, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं। जी नहीं, व्यक्ति की विभिन्नता होती है अलग अलग, रूप रंग व्यवहार बुद्धि लब्धि। विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों ज्ञान से ही जानकारी से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है, जिगजैग, सर्पिलाकार, स्पाइरल होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, प्रत्येक बच्चा व्यक्ति माने विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। कितनी बेहतरीन बातें हैं दोस्त। वह परिस्थिति में सीखता है, यानी कि संदर्भ से, बाहरी दुनिया से चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखता है। सीखना वह प्रतिक्रिया को अपने ढंग से देता है। डी नंबर विकल्प किससे नहीं लगता है दमदार विकल्प? डी। एनसीएफ 2005 भी कहती हैं। अच्छा, सी नंबर क्यों गलत हुआ साहब? विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं। रैखिक रूप से माने एक क्रम से, एक क्रम से सीखते हैं, रैखिक रूप से, लीनियर रूप से। यार ज्ञान यहाँ मिला सीख लिया, ज्ञान यहाँ मिला सीख लिया, ज्ञान यहाँ मिला सीख लिया, रैखिक रूप में नहीं, सर्पिलाकार रूप में। अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त होता है। चलिए रैखिक के कारण यहाँ वैसे भी गलत है। चलिए आगे बढ़ें दोस्त। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब पोर्टफोलियो आप जान रहे हैं, पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल जिसमें दैनिक कार्य या बाहरी कार्य भी उसका लेखा जोखा होता है। ठीक, मजबूतियों का, जो भी कठिनाइयां हैं उनका लेखा जोखा। विद्यार्थियों के सीखने के लिए निम्न में कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सबसे अच्छा परिभाषित करता है? ठीक है साहब, एक नंबर, विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्रित होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। शिक्षक का अवलोकन हटाइए। विद्यार्थी के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्रित होती है। स्वाभाविक विद्यालय के परिवेश में भी न होता है, इसीलिए ये गलत हो गया। बी, इसमें एक निश्चित समय में एकत्र व विश्लेषित, एक निश्चित टाइम में कह रहा है, आंकड़े होते हैं, एक फिक्स्ड टाइम रहता है। बताइए, एक निश्चित समय। ये साहब ये बातें तो कम्युलेटिव में हम एनेक्डोटल में करते हैं, है ना, एनेक्डोटल वगैरह, घटना वृत्तांत, घटना अभिलेख। चलिए हटते हैं। सी नंबर है,
व्यवस्थित ढंग से व्यवहार को अंकित करना, जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित, यार इस सारे पक्षों पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। एक निश्चित समय में, चलिए ठीक, विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। ये देखिए, ये बेहतरीन परिभाषा है। यहाँ बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर भी आपको नजर आएगा, जो कि ठीक है, लेकिन डी नंबर बेहतरीन परिभाषित करता है। 86 नंबर, कक्षा में विरोधी की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। मतलब विरोधी स्टूडेंट वगैरह होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, झगड़ा, फसाद इत्यादि। अच्छा ठीक, एकदम प्रत्येक क्लास में होता है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा जी, बच्चा विरोधी भावना, चर्चा वगैरह, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा, उसमें विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी भूमिका प्रस्तुत करोगे? तो उनके छात्र किसे कहेंगे? अपने अनुभव साझा करें, ठीक है, और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें, पूर्व अनुभव से, पूर्व जिंदगी से जोड़ करके आगे बढ़े। 87 नंबर प्रश्न है आपका। अच्छा, उससे पहले 86, ये एक नंबर विकल्प देखिए गलत होने का कारण क्या है? भंग ना करे, ध्यान भंग नहीं करना है। तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली हुई क्या? बी नंबर, छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत इस विषय पर चर्चा करे। यार उसी वक्त चर्चा करो ना। छात्र से कहेंगे वह माता पिता से पूछे। अच्छा जी, तो फिर स्कूल क्यों आया है बच्चा? चलिए, 87 नंबर, एक अध्यापिका की इच्छा की है क्या? उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। अच्छा चलिए ठीक है, वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान डेवलप करवाना है। उसे क्या करना चाहिए? वह छात्रों से पौधों का नाम कंठस्थ करने के लिए, छात्रों से कहे विभिन्न प्रकार के पौधों अपने माता पिता से पूछे, छात्रों को अपने साथ विद्यालय बगीचे चलने के लिए कहे तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। बहुत अच्छी। छात्रों से कहे कि वह स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करे। वाह, सी आपका हो गया और डी हो गया। अब देखिए, इस विकल्प में सी नंबर आपका ज़्यादा दमदार होगा। क्यों? पौधों अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने के लिए कहे और वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने, यानी लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेहतरीन मिलेगा। नेक्स्ट, 88, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम अर्थात कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार, जैसे गाड़ी, घोड़ा, बस, टेम्पो, ऑटो, ये सब क्या है? संचार का, कम्युनिकेशन का माध्यम है। अच्छा, अरे कम्युनिकेशन का माध्यम ना, संचार का माध्यम, टेलीफोन, एक होता है यातायात का संसाधन। देखिए यहाँ सी नंबर विकल्प हमारा दमदार होगा। बोले तो ये ए और सी, ए विकल्प छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम के चित्र एकत्रित करें और वर्गीकृत करें, वर्गीकरण कौशल, ठीक। बी नंबर विकल्प है संचार के माध्यम में एक वीडियो को दिखाएंगी। सी नंबर, छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यम पर अपने अनुभव बताएं। अपना अनुभव तो आ गया, लर्निंग बाय डूइंग, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, यानी किताबी ज्ञान को बाह्य दुनिया से जोड़ना, इसलिए सी नंबर तो आपका है ही। अब देखें, सी नंबर विकल्प सबसे पॉजिटिव है, बाकी यहाँ पर बी नंबर, ए नंबर, ये भी ठीक है। तो क्या आप ए के साथ सी को जाना चाहेंगे, या एक मतलब सी तो छोड़ना ही नहीं है, और सी एकमात्र किस में दिया गया है? सी नंबर ऑप्शन में। मेरी बात समझे दोस्त? अहो दादा, सी नंबर पूर्व अनुभव से जुड़ा हुआ, बच्चा दादा के यहाँ गया, नाना के गया, बैलगाड़ी देखा, ऑटो देखा, टेम्पो देखा, कुछ देखा ना जी। तो सी नंबर विकल्प सबसे बेहतरीन होगा। प्री नॉलेज, प्री एक्सपीरियंस, प्री स्कीमा, संचार के माध्यम पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति, कंप्यूटर सब बच्चों को मौजूद हो जाएगा क्या? चलिए, हमारा उत्तर ए और सी को ले लेंगे, ए एंड सी। नेक्स्ट, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती हैं कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है साहब? तो छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। पहला विकल्प, छात्रों में पक्षियों संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, जानकारी का आधार, बेस। दूसरा विकल्प है छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना, और छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना,
छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। अब बताइए, ये सारी चीज़ें ना हायर लेवल की हैं, उच्च चरण में बेहतरीन होंगी। निम्न चरण की बातें जो कि होगा रुचि पैदा करना, पर्यावरण के प्रति रुचि, इंटरेस्टेड होगा, और रुचि पैदा हो गई तो जागरूकता प्रदान हो जाएगी, अवेयरनेस, संवेदनशीलता। सी विल बी द राइट आंसर। अगला और लास्ट प्रश्न, सीमा एंड ईवीएस टीचर। अच्छा जी, सीमा एक अध्यापिका और पर्यावरण की है। छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित, कलेक्ट करना, उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि का पानी के बाल्टी में डालकर देखें, वह तैरती हैं अथवा डूब जाती हैं। ये देख रहे हैं, वो प्रैक्टिकल करवा रही है, एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, है ना साहब। और आगे कहता है प्रश्न, क्या कि प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी में बाल्टी के दे देखें, वह तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। तो छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। गलत बात। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। वे घनत्व, यहाँ तो बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, डेंसिटी, क्यों वहाँ नहीं बताएंगे। वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भला। बी नंबर की घनत्व, देखिए बात को समझिए, घनत्व डेंसिटी होता क्या है। हाँ, जैसे जैसे ये जो हमारा दिया गया है, क्या इसको, चलिए घनत्व डेंसिटी, जैसे नींबू, अब नींबू का वजन जो है किलोग्राम, जो वजन है वजन तो है, अब उसमें जो कंटेंट हैं, जो कंटेंट मिले हुए हैं वो उसके घनत्व हैं, घनत्व डेंसिटी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ और प्रश्न आता है यहाँ। तो फिलहाल हमारा उत्तर जो है, ये प्रश्न 90 है का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे। अच्छा, ये बी नंबर हमने बात किया कि बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। वैकल्पिक रूप में उसे समझना शुरू कर देंगे, ऑप्शनल रूप में। जैसे बाल्टी में कोई प्लास्टिक का चम्मच डाल करके देखते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक का चम्मच तैर रहा है, स्टील का चम्मच डूब जाता है। तो घनत्व के बारे में बताना वो आवश्यक नहीं समझती है। वे बच्चे चूँकि ना उसे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे, कि ये कुछ जो है ऑप्शनल, बोले तो ये कुछ वस्तुएं हैं जिस कारण से ये नहीं डूब रही हैं। किसी एक पार्टिकुलर पक्ष को देखना शुरू कर देंगे, किसी एक पार्टिकुलर पक्ष को, हर तौर तरीके को नहीं समझेंगे। इसीलिए वैकल्पिक रूप से वो अपना उत्तर बना लेंगे, किसी एक पक्ष को। इसीलिए यह उत्तर हमारा कि अध्यापिका बताना उचित नहीं समझती हैं, बी नंबर। अच्छा, नींबू से कई प्रश्न। अच्छा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई वस्तु तैरती है पानी के ऊपर, तो जो वस्तु तैर रही है उसका वजन ना कम है और पानी का वजन अधिक है, जिस कारण से तैरेगा वस्तु। अब पानी में घनत्व को बढ़ाने के लिए चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक, ये सभी प्रश्न आते हैं। अच्छा, कोई भी वस्तु को, मतलब एक प्रकार का बल जो डूबने नहीं देना चाहती है, उत्प्लावक बल, आर्किमिडीज का लॉ ऑफ फ्लोटेशन थ्योरी के अनुसार। ठीक, मृत सागर में घनत्व अधिक होता है, नमक की मात्रा अधिक होती है, लगभग 1 kg पानी में 300 ग्राम वाटर, 300 ग्राम नमक। इसीलिए क्या होता है, वस्तुएं तैरती रहती हैं, मनुष्य तैरता रहता है, डूबता नहीं है मृत सागर में, डेड ओशियन में। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं मित्रों, कृपया याद कर रखिए। आशा है, उम्मीद है आपकी कक्षा दमदार हुई होगी, और यदि नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो। नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं है, तू अपन महल में, हम अपन झोपड़ी में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी शेयर्स एंड शेयरनीज को सादर नमन। ओके मित्रों, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।
डेटिए भागलपुर। एड्रेस जानते हैं ना? मनाली चौक, भागलपुर, दोसर बिल्डिंग, मनाली होटल से सटा हुआ। जय हिंद।